फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था भारतेंदु युग और आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के अंदर हम प्रस्तावना, नामकरण और सीमा निर्धारण, द्विवेदी युग प्रमुख कवियों का प्रदेय जिसके अंदर श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, पंडित नाथुराम शंकर शर्मा, रामचरित उपाध्याय। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे और आज हम इतना पढ़ेंगे और अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा काव्य, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और सत्यनारायण कवि रत्न। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम मिला तो आज हम यहाँ तक पढ़ लेंगे पूरा सत्यनारायण कवि रत्न तक और अगले वीडियो के अंदर हम प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंदर राष्ट्रीय भावना, नारी भावना, पौराणिक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य, दलित पीड़ित जन की गाथा, प्रकृति प्रेम, वर्णन की इतिवृत्तात्मकता, सामंती अभिरुचि के विरुद्ध संघर्ष, नए प्रयोग, अनुवादकारी भाषा संस्कार, द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य और फिर उसका हम सारांश पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हम द्विवेदी युग और उसके प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सत्यनारायण कवि रत्न, इस कवि तक के सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रस्तावना, द्विवेदी युग की प्रस्तावना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं द्विवेदी युग की प्रस्तावना। साहित्य के आलोचकों और इतिहासकारों के भारतेंदु युग के पश्चात 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में एक नवीन हलचल, समाज सुधार, लोक जागरण, सांस्कृतिक चेतना और राजनीतिक परिस्थितियों को लक्ष्य करके साहित्य के क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव के नव जागरण की संज्ञा दी है। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र अपने विशाल क्षेत्रफल में विभिन्न बोलियों का प्रयोग करता था। सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक मंच पर सबको जोड़ने वाली प्रमुख रूप से एक ही बोली थी और वह थी खड़ी बोली। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है फ्रेंड्स, जो द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं हम, उस द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके नाम के ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम भी आता है हिंदी साहित्य के अंदर, लेकिन जो द्विवेदी युग जो नाम पड़ा है वो पड़ा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जो द्विवेदी युग है वो नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर पड़ा है। हिंदी साहित्य के अंदर हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी पढ़ते हैं, लेकिन जो एक युग का नाम है, एक युग प्रवर्तक है, द्विवेदी युग प्रवर्तक, वो है अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से इस कालखंड में साहित्यिक नेतृत्व अपने हाथ में लिया। उन्होंने न केवल खड़ी बोली को एक व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित रूप में ढाला, अपितु साहित्य रचना के लिए रचनाकारों को नवीन विषय वस्तु की ओर आकर्षित करके लोक कल्याणकारी भावनाओं को साहित्य में उभारा। इस कालखंड में 1901 से 1918 रचित साहित्य पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। तत्कालीन साहित्यकारों ने उनके नेतृत्व को सही स्वीकृति प्रदान की, इसीलिए विचारकों ने इसे द्विवेदी काल की संज्ञा प्रदान की। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, पंडित श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय जैसे प्रमुख रचनाकार हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द्विवेदी युग के ये प्रमुख रचनाकार हैं, इसको याद रखना है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, पंडित श्रीधर पाठक और रामचरित उपाध्याय। ठीक है, ये द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रामायण और महाभारत से लिए गए पौराणिक प्रसंगों को आधार बनाकर इन रचनाकारों द्वारा प्रबंध, काल और खंड काव्यों की रचना की गई। प्रकृति वर्णन, देश प्रेम, सांस्कृतिक गौरव तथा प्राचीन मूल्यों और आदर्शों के प्रति
गहरी निष्ठा द्विवेदी युगीन साहित्य में दिखाई पड़ती हैं। इस कालखंड की प्रमुख रचनाएं भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे चुभते चौबते, वैदेही वनवास, साकेत आदि हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। द्विवेदी युग की प्रमुख ये रचनाएं हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का आधार इन्हीं कृतियों को माना जाता है। अगली पंक्तियों में द्विवेदी युग का साहित्यिक परिचय कुछ विस्तार से दिया जाएगा। नामकरण व सीमा निर्धारण। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हिंदी साहित्य के एक कालखंड को 1900 से 1918 द्विवेदी युग से अभिहित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा की संज्ञा दी है। हिंदी काव्य की नई धारा से उनका अभिप्राय रीतिकालीन श्रृंखला प्रवृत्तियों, अभिव्यंजना रूढ़ियों तथा संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर रीतिबद्ध शास्त्रीय रचना को छोड़कर नई अभिव्यक्तियों और अभिव्यंजना शैलियों के ग्रहण से था। कुछ आलोचक द्विवेदी युगीन काव्य को भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया का परिणाम बताते हैं। प्रतिक्रिया से उनका तात्पर्य है खड़ी बोली में काव्य रचना का सचेष्ट प्रयास, शिल्प में भी नूतन पद्धति के छंद, अलंकार आदि का प्रयोग। द्विवेदी युगीन प्रमुख कवियों का प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनके अंदर सबसे पहले हमारे पहले नंबर पे आते हैं श्रीधर पाठक। कालक्रम की दृष्टि से श्रीधर पाठक ऐसे रचनाकार हैं जो ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली के क्षेत्र में सबसे पहले आगे आए थे। पाठक जी ने जब खड़ी बोली में रचना आरंभ की तब भारत भूमि की आराधना में वीर भोग्या, वसुंधरा तथा भारत गीत शीर्षक से सुंदर कविताएं खड़ी बोली में लिखी। पाठक जी ने गोल्ड स्मिथ के काव्य हर्मिट का एकांतवासी योगी, गोल्ड स्मिथ के दूसरे काव्य डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ गांव और गोल्ड स्मिथ की तीसरी रचना दी ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक नाम से किया। पाठक जी की मौलिक रचनाओं का एक संकलन मनोविनोद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। श्रीधर पाठक भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की राष्ट्रीय भावनाओं को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में दिखाई देते हैं। इनके काव्य में प्रकृति प्रेम के सुंदर वर्णन मिलते हैं। पाठक जी ने खड़ी बोली हिंदी के विकास के लिए नए वातायन खोले। अब हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। ठीक है, जिनके ऊपर ये पूरा युग खड़ा है, द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में एक युग विशेष के प्रवर्तक के रूप में गिना जाता है। इनके कृतित्व का आकलन भी खड़ी बोली हिंदी के रूप में किया जाता है। द्विवेदी जी की कविताओं में अनेक प्रकार के भाव और विचार मिलते हैं। जब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया था तब स्वदेश प्रेम, धर्म प्रेम, प्रकृति प्रेम आदि विषयों पर कविताएं लिखी जा रही थी। अतीत का गौरवगान भी कविता का मुख्य विषय था। द्विवेदी जी ने अपनी कविताओं में इन सभी विषयों का समावेश किया है। समाज सुधार और नारी जाति की दुर्दशा पर भी उन्होंने भावपूर्ण कविताएं लिखी। जो द्विवेदी युग के अगले जो इम्पोर्टेंट कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। आचार्य द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपनी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशनार्थ भेजनी आरंभ की। उनका पहला खंड काव्य रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुआ। इसके 3 वर्ष पश्चात प्रकाशित भारत भारती को हम गुप्त जी की ख्याति का मूल आधार कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो कौन है फ्रेंड्स? मैथिली शरण गुप्त। इसको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत भारती के रचनाकार कौन हैं, तो वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने अपने 60 वर्ष के लेखन काल में प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य आदि सभी विधाओं में रचना करके जो यश अर्जित किया वह इस युग में किसी दूसरे कवि को सुलभ नहीं हुआ।
गुप्त जी अपनी कविता में भारतीय जीवन दृष्टि और चिंतन को सदैव अक्षुण्ण रखा। साकेत और पंचवटी क्रमशः महाकाव्य और खंड काव्य के सुंदर निदर्शन हैं। ठीक है, साकेत ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो साकेत और पंचवटी के रचनाकार कौन हैं? तो साकेत महाकाव्य हैं और पंचवटी खंड काव्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, अगले अपने इम्पोर्टेंट कवि आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, ये पूर्व छायावादी काव्य में भारतेंदु युग के बाद सबसे अधिक लय प्रतिष्ठित कवि हैं जो नए विषयों की ओर चल पड़े। हरिओद द्विवेदी मंडल के कवि तो नहीं थे, किंतु मन से बाहर रहकर भी उन्होंने खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना की। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, प्रिय प्रवास से पहले उन्होंने 17 वर्ष की उस उम्र में भी श्री कृष्ण शतक की रचना की। उनके द्वारा लिखे गए 4 मुक्तक काव्य हैं शेष, चिखे चौपते, चुभते चौपते, प्रतिप्रसून और पारिजात। उन्होंने नए प्रयोगों के प्रणयन में कौशल का परिचय दिया। भाषा, भाव, अभिव्यंजना, शैली, विषय वस्तु और युगबोध संपृक्त भावनाओं के निरूपण में दक्ष हरिओद जी ने खड़ी बोली हिंदी को सुस्थिर रूप प्रदान करने में जो योग दिया वह स्मरणीय है। पंडित नाथुराम शंकर शर्मा ये द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली को भी अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। समस्या पूर्ति में वे काफ़ी सिद्धहस्त थे। आर्य समाज के साथ विशेष संबंध होने के कारण इनकी खड़ी बोली की कविताओं में पर्याप्त निर्भीकता का समावेश हो गया। इनकी कविता में अनुभूति का योग नहीं है, केवल चमत्कार प्रदर्शन की स्थूल भावना है। इन्हें कवि समाज द्वारा अनेक मानद उपाधियां प्राप्त थी। साहित्य सुधाकर, कविता कामिनी, कांत आदि उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा, रहस्य, शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। रामचरित उपाध्याय, रामचरित जी संस्कृत के अच्छे पंडित थे और द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से खड़ी बोली में इनकी कविता सरस्वती पत्रिका में छपती रही। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, देव द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह इत्यादि अनेक कविताएं इन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। रामचरित चिंतामणि इनका प्रबंध काव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य। ठीक है, रामचरित उपाध्याय इनके रचनाकार हैं। इनकी कविता में द्विवेदीकालीन प्रवृत्तियाँ प्रायः मिल जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विवेदी ब्रज भाषा काव्य। ठीक है, इस युग में कुछ ऐसे कवि थे जो ब्रज भाषा के मोह का परित्याग न कर निरंतर इसमें काव्य सृजन करते रहे। द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा कवियों, ठीक है, जो इससे पहले अपन ने कवि पढ़े थे वो खड़ी बोली हिंदी के अंदर रचना कर रहे थे, और अब हम पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग के अंदर कुछ ऐसे कवि थे जो ब्रज भाषा के लेखन को छोड़ नहीं पाए, जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली को नहीं अपनाया। ठीक है, तो इस युग में कुछ ऐसे कवि थे जो ब्रज भाषा के मोह का परित्याग न कर निरंतर इसमें काव्य सृजन करते रहे। द्विवेदी युग के इन ब्रज भाषा कवियों में काव्य की प्राचीन परंपराओं का अनुगुंजन है। काव्य की विषय वस्तु भक्ति श्रृंगार तथा वर्णन तक सीमित रही। शिल्प की दृष्टि से इस काव्य पर प्राचीनता की स्पष्ट छाप है। इस काव्य का वातावरण मध्यकाल तक सीमित रहा। ठीक है, ये कवि है तो द्विवेदी युग के समय के अंदर ही, लेकिन ये ब्रज भाषा के अंदर लिखते थे। ठीक है, तो इसलिए इनको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये द्विवेदी युग के अंदर के समय के अंदर है। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ये आधुनिक ब्रज भाषा के उच्च कोटि के कवियों में से एक हैं। इनकी रचना शैली मतीराम, देव, पद्माकर और सेनापति की शैली जैसी हैं। इनकी मौलिक रचनाओं में गंगावतरण और उद्धव शतक अत्यंत उत्कृष्ट हैं। इन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन किया तथा बिहारी सत्सई की टीका भी लिखी, जो अत्यंत प्रामाणिक समझी जाती है। इनके काव्य में भक्ति, नीति, श्रृंगार की
रीति परंपरा का अनुकरण मिलता है। इनके काव्य में भावों की रमणीयता के साथ स्पृहणीय शैलीगत अलंकार दर्शनीय है, जो कि रसास्वादन में कहीं भी बाधक नहीं बनता। इनके समान उक्ति, वैचित्र्य, चित्रोपम शैली तथा सूक्ष्म सूझबूझ बिरले ही कवियों में मिलते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनकी भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। समस्या पूर्ति में आप अत्यंत निष्णात है। उक्ति, वैचित्र्य, शब्द संगठन और रूप चित्रमय कल्पना स्नेही जी की विशेषताएं हैं। प्रेम पच्चीसी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रेम पच्चीसी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है, तो वो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कुसुमांजलि और कृष्ण कुंदन इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। श्रृंगार, प्रेम और परंपरागत कवियों विषयों पर कविता लिखते समय वे अपने स्नेही उपनाम का प्रयोग करते थे। राष्ट्रीय भावना की कविता में इन्होंने अपना नाम त्रिशूल रखा हुआ था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय भावना की कविताओं में अपना नाम त्रिशूल किसने रखा हुआ था? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, सत्यनारायण कविरत्न जी पक्के वैष्णव और कृष्ण के अनन्य उपासक थे। आप अपने सवैयों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे। जैसे रत्नाकर पद्माकरी शैली के कवि माने जाते हैं, वैसे कविरत्न नंददासी शब्द के कवि माने जाते हैं। भ्रमरदूत इनका प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसमें कृष्ण से प्रार्थना की गई है, अंग्रेजी रूपी कंस का नाश करें। इनकी कविता में ब्रज भाषा का मधुर और प्रांजल रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। और इसके अगले वीडियो के अंदर इस वीडियो के जो अगला पार्ट आएगा, ठीक है, पार्ट 2 द्विवेद युग का पार्ट 2, उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, द्विवेद युग की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।